गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 12th पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगति का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शुरू में रासायनिक बलगतिकी के बारे में देखा था। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। फिर हमने अभिक्रिया वेग के बारे में देखा था और अभिक्रिया वेग को दो भागों में डिवाइड किया था मुख्यतः। एक होता था औसत वेग और एक होता था ताक्षणिक वेग। तो हमने औसत वेग और ताक्षणिक वेग के बाद जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है हमारा अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकियोमेट्री संबंध। अभिक्रिया वेग व स्टोइकियोमेट्री संबंध। देखो, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, रस समीकरण मिति जिसे बोलते हैं। और अभिक्रिया वेग में हम संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके दो पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट आपको ध्यान से समझने हैं। पहला पॉइंट है हमारा, मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, नोट नहीं करना है, कि जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी H2 + I2, या मैंने इस प्रकार से रिएक्शन लिखी N2 + O2 और उससे बन गया N2O2। या मैंने कोई दूसरी रिएक्शन इस प्रकार से लिखी H2 + Cl2 और इससे बन गया ½ H2। इसको भी रहने दो, इसी रिएक्शन के माध्यम से समझ लेंगे हम। देखो, पहला संबंध क्या है, स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है कि इसका मतलब है नाइट्रोजन के कितने मोल है 1, ऑक्सीजन का कितना मोल है 1, और N2O2 का भी हमें कितना मोल प्राप्त हो रहा है 1। तो ये 1 1 1 है जो इसके स्टोइकियोमेट्री संबंध को दर्शाता है, कि जो आगे ये संख्या होगी वही हमारा क्या है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। तो पहला नियम क्या कहता है, इसके अंदर ध्यान से समझना, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्री गुणांक समान होता है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि में जो परिवर्तन होता है उसकी दर के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से समझोगे तो हम इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं। हमने पढ़ा था अभिक्रिया वेग का मतलब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, ये पढ़ा था। और यदि अभिकारक से प्रदर्शित नहीं किया था तो हमने प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा था उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया वेग का हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। अभिक्रिया वेग होता था कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता से उसको प्रदर्शित करें तो अभिकारकों की सांद्रता में तो कमी आती है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और R का मतलब होता है रिएक्टेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यदि अभिकारकों की सांद्रता के अकॉर्डिंग हम अभिक्रिया वेग नहीं निकालकर उत्पादों की सांद्रता के अकॉर्डिंग निकालें तो इसका समीकरण क्या बन जाता है कि उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ये हमारा अभिक्रिया वेग था। लेकिन हमें इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग की क्या लिखनी है, समीकरण लिखनी है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग समीकरण हमारी क्या होगी, अभिकारक दो हैं इसके अंदर, एक नाइट्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो एक बार तो हम इसमें किसमें परिवर्तन की दर निकाल लेंगे, ताक्षणिक के लिए d का यूज ले लेंगे और औसत वेग के लिए डेल्टा का यूज ले लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर जब इस अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगर नाइट्रोजन से भी ज्ञात नहीं करते हो तो ऑक्सीजन से भी कर सकते हो। तो अभिकारक है इसलिए माइनस का चिन्ह, कि ऑक्सीजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय।
ये हमने अभिक्रिया वेग किसकी सहायता से ज्ञात कर लिया, अभिकारकों की सहायता से। आपको हम तो अभिकारकों की सहायता से ज्ञात नहीं करेंगे, किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, उत्पादों की सांद्रता से। तो उत्पाद की सहायता से ज्ञात करोगे तो यहाँ पर प्लस, क्योंकि उत्पाद के लिए किसका चिन्ह करेंगे, प्लस का, कि डी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये ही अभिक्रिया वेग और उसके स्टाइकियोमेट्री के अंदर क्या बताएगा, संबंध बताएगा। लेकिन ये तो हमने कब बताया था, जब सभी का स्टाइकियोमेट्री गुणांक समान हो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ऐसा लिख रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैं अभी बोल रहा था लास्ट टाइम पे, H2 + Cl2 और उससे बनता है 2HCl। इस अभिक्रिया के लिए हमें स्टाइकियोमेट्री संबंध अभिक्रिया वेग के साथ निकालना है। तो किस प्रकार से, देखो यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कितना है, एक स्टाइकियोमेट्री गुणांक, यहाँ कितना है, एक, लेकिन इसके आगे स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्टाइकियोमेट्री गुणांक यदि रासायनिक अभिक्रिया में समान नहीं होता है तो उसे क्या करना पड़ता है, पहले समान करना पड़ता है। यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसी संख्या का भाग उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब स्टाइकियोमेट्री गुणांक का भाग अभिक्रिया वेग में प्रदर्शित करते समय किसका भाग लगा देते हैं, स्टाइकियोमेट्री गुणांक का। अब आप समझोगे इसका अभिक्रिया वेग हम निकाले तो ध्यान से समझना, अभिक्रिया वेग बराबर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो अभिकारक के लिए क्या लगा दिया, माइनस, तो यहाँ पर लिख दिया dH2/dt, मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर। फिर क्लोरीन के अकॉर्डिंग निकाले तो क्या लिख देंगे, माइनस के dCl2/के क्या dt, मतलब क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब बात आ गई उत्पाद की सांद्रता, और उत्पाद के लिए चिन्ह किसका लगाते हैं, प्लस का। और हमें पता है यहाँ पर HCl की सांद्रता में परिवर्तन आएगा और परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहाँ स्टाइकियोमेट्री गुणांक 1 था और यहाँ पर क्या 1 है, क्या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इसे 1 करने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। मतलब मैं इस 2 को 1/2 से गुणा कर दूँ तो वापिस स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अर्थात जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है उसका अभिक्रिया वेग से संबंध दर्शाने के लिए उस स्टाइकियोमेट्री गुणांक का क्या दे देते हैं, भाग। मतलब 1/2 से गुणा कर दूँ, लिख दूँ ऐसे, या मैं कह दूँ स्टाइकियोमेट्री गुणांक का भाग दे दो। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। कहीं 4 आ जाए तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/4। कहीं 5 आ जाए तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/5। एक लास्ट एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिसको पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लिखना नोट करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल मैंने इस प्रकार से लिखा कि H2 + ½ O2 और उससे बन गया क्या, H2। उदाहरण है कि हाइड्रोजन और आधे ऑक्सीजन से क्या मिल गया, बन गया H2। इसका हमें अभिक्रिया वेग व स्टाइकियोमेट्री संबंध दर्शाना है। तो मैं इसका अभिक्रिया वेग कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। अभिक्रिया वेग बराबर, देखो यहाँ पर सबसे पहले अभिकारक के लिए दर्शाएंगे तो माइनस dH2/के क्या लिख दिया, dt। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर ऑक्सीजन के लिए दर्शाएंगे तो फिर माइनस आएगा dO2/के dt। लेकिन क्या इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक 1 था क्या, तो इसे 1 करने के लिए तुम्हें इसे ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। क्योंकि ऊपर 2 से गुणा कर दूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब जो संख्या दे रखी है उसकी उल्टी कर दो सीधा सा। जैसे आपने यहाँ 2 को 1/2 किया था तो 1/2 को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इसके लिए यहाँ पर माइनस में आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टाइकियोमेट्री गुणांक हमें कितना करना था, 1 करना था। आगे H2O के लिए लिखोगे तो क्या लिखेंगे, प्लस के dH2O/के क्या dt। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उसका स्टाइकियोमेट्री संबंध निकाला जाता है। तो संबंध के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, यदि स्टाइकियोमेट्री गुणांक सभी में समान है तो सीधा का सीधा हम
अभिकारकों की सांद्रता के आगे माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे और उत्पादों के आगे प्लस का चिन्ह लगा के लिख देंगे। हमें कोई संख्या दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में भिन्नता आ जाती है तो भिन्नता में ध्यान रखना, एक के अलावा जो भी संख्या आपको दिख जाए उसका उल्टा रिवर्स लिख दो। जैसे 2 आ जाए तो 1/2 लिख देंगे, 3 आ जाए तो 1/3 लिख देंगे, 4 आ जाए तो 1/4 लिख देंगे। लेकिन 1/2 आ गया तो इसका रिवर्स क्या होगा, 2/1। तो हमने 1/2 की जगह 2/1 और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता तो हमने सीधा यहाँ 2 से दर्शा दिया। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सभी अभिकारकों या उत्पादों का समान होता है तो उसको हम सीधा सा क्या लिख देते हैं, अभिक्रिया वेग समीकरण लिख देते हैं। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान नहीं होता है तो अभिक्रिया वेग में उसे प्रदर्शित करते समय स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। 2 का 1/2 और 1/2 का क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नियम की चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, पहला नियम, और पहले नियम के अंदर लिखोगे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान होता है तो उस अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन की दर को ऋणात्मक में व उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को धनात्मक में प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक में प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट N2 + O2 और उससे बनाया हमने N2O2। इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग, तो इन सब का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है और इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ये प्रदर्शित करके लिख लेना, ये तीनों के तीनों क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जो कि क्या है, समान है। स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तीनों में क्या है, समान है। तो इसका अभिक्रिया वेग समीकरण हम किस प्रकार से लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर, तो हमें अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को तो माइनस में दर्शाना है और उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन को किस में दर्शाना है, प्लस में। तो अभिक्रिया वेग समीकरण हम इसके लिखेंगे -KD N2 मतलब नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इसी प्रकार से इसमें लिखेंगे -KDO2 अपॉन के क्या, DT।
और उत्पाद के लिए प्लस लगा देंगे N2O2 क्या dt। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। इसका अभिक्रिया वेग समीकरण आपको लिखना है Hg + Cl2 और HgCl2। इसका अभिक्रिया वेग समीकरण स्टोइकोमेट्रिक संबंध के साथ आपको दर्शाना है। तो इसका अभिक्रिया वेग समीकरण क्या लिखा आपने? अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखा? पहले अभिकारकों की सांद्रता को माइनस में दर्शाएंगे dHg/k dt। पहले अभिकारक से लिख दिया, फिर बराबर दूसरे अभिकारक से लिखेंगे dCl2/k dt। फिर अभिकारक दोनों लिख दिए, अब लिखेंगे उत्पाद से, तो उत्पाद के लिए प्लस dHgCl2/k क्या dt। नोट कर लो। अब इसके बाद रूल नंबर 2 हम क्या बताएंगे? जब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक समान नहीं हो, मतलब एक के अतिरिक्त स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आ जाए, तो जिसका एक से अतिरिक्त स्टोइकोमेट्रिक गुणांक आ रहा है उसको अभिक्रिया वेग समीकरण में लिखते समय उसका क्या कर देते हैं? रिवर्स का मतलब क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम लिख देते हैं उसका। तो रूल नंबर 2 तो हमारा रोल नंबर 2 रोल नंबर 2 क्या है? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान, मतलब समान का मतलब एक है ना, एक नहीं होता है, समान नहीं होता है, तो अभिक्रिया वेग समीकरण में असमान स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का व्युत्क्रम मतलब जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 होता है। तो अभिक्रिया वेग समीकरण में असमान स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का व्युत्क्रम लिख देते हैं तथा अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को वो ऋणात्मक में, सांद्रता परिवर्तन की दर को ऋणात्मक में
ऋणात्मक में वह उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को, उत्पादों की सांद्रता परिवर्तन की दर को धनात्मक में दर्शाते हैं, धनात्मक में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे हमने लिखा H2 + Cl2 और उससे लिखा 2HCl। तो हम देख रहे हैं इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक भी 1 है, लेकिन इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या आ गया? 2 आ गया। ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के तीनों, जिसमें असमान ये हो गया, भिन्न हो गया ये एक के अतिरिक्त। तो ऐसी कंडीशन में इसको लिखते समय हम इसका क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम लिखेंगे। तो हम यहाँ अभिक्रिया वेग समीकरण लिखे, तो अभिक्रिया वेग बराबर, सबसे पहले अभिकारकों की सांद्रता माइनस में, तो dH2/K क्या लिखेंगे? dt। फिर H2 के बाद Cl2 वो अभिकारक है, तो इसको भी माइनस में, dCl2/K क्या? dt। और 2 के लिए उत्पाद है, तो उत्पाद में प्लस, और 2 को क्या लिख देंगे? 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/2, और फिर dHCl/K क्या? dt। अब इसी प्रकार से मैं एक दूसरी इक्वेशन दे रहा हूँ, जिसकी आपको अभिक्रिया वेग समीकरण लिखनी है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, H2 + ½ O2 और इससे बना है H2। और एक और एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इन दोनों के लिए आपको अभिक्रिया वेग समीकरण लिखनी है। एक रिएक्शन और लिख लो कोई भी, जैसे मैंने लिखा N2 + 3H2 और उससे बना 2NH3। और ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट भी है, कई बार इससे ही संबंधित न्यूमेरिकल बनेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे बनेगा।
तो चेक करोगे अपनी अभिक्रिया वेग समीकरण क्या लिखी है आपने। तो अभिक्रिया वेग बराबर, इसको हमने लिखा माइनस dH2 अपॉन के dt बराबर 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1 या 2 लिख दूँ, और आगे अभिकारक है इसलिए क्या लगेगा, माइनस 2 dO2 अपॉन dt बराबर उत्पाद के लिए प्लस dH2O अपॉन के क्या dt। इस समीकरण का लिख दिया हमने। दूसरी वाले समीकरण का अभिक्रिया वेग समीकरण लिखे हम, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया वेग बराबर माइनस के dN2 अपॉन के क्या dt। 3 का व्युत्क्रम क्या कर दूंगा, माइनस के 1/3 dH2 अपॉन के क्या dt, और 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उत्पाद है इसलिए प्लस लिखूंगा, और 2 का क्या लिखूंगा, 1/2 dNH3 अपॉन के क्या dt। अब इसके बाद इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल हमें नोट करना है, जो एग्ज़ाम में किस प्रकार से न्यूमेरिकल आता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारा, 318 केल्विन पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 3.31 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 172 मिनट बाद घटकर 3.06 मोल लीटर इनवर्स रह गई। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होती है। ये भी लिख रखा है, यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण के अनुसार
होती है। और इसकी रासायनिक समीकरण दे रखी है, इसने 2N2O5 4NO2 प्लस O2। अब इसके नीचे पूछ रहा है इस अभिक्रिया के लिए औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकंडों के पद में कीजिए। इस अभिक्रिया में औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों व सेकंडों में कीजिए। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। एक और पूछ लिया इसी में सवाल, इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन ही आपको केमिस्ट्री से डराते हैं। क्वेश्चन को देखकर ऐसे लग रहा है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो इस पहाड़ जैसे क्वेश्चन को आप पत्थर में बदल दोगे। अब किस प्रकार से हम इसको पत्थर में बदलेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन का भाव समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब तक सामने वाले की फीलिंग का पता नहीं है जाते ही अटैक नहीं करना चाहिए, उल्टा पासा भी पड़ जाता है। तो पहले इसके भाव को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठोगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है 318 केल्विन ताप पर N2O5 की अपघटन की अभिक्रिया। N2O5 टूट रहा है तो इसके अपघटन की अभिक्रिया दे रखी है हमें। अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 के विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ तक कि ये पहली लाइन क्वेश्चन में हमें पागल बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिख रखी है, जबकि यहाँ तक कि इस लाइन का हमारे इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, हमें डराने के लिए ऐसा किया है, लेकिन हमें डरना नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा कि प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता इतनी थी, जो इतने समय बाद घटकर इतनी हो गई। यहाँ से हमारा क्वेश्चन प्रारंभ है कि इस N2O5 की सांद्रता पहले तो इतनी थी और इतने समय बाद घटकर इतनी हो गई। तो इस अभिक्रिया की समीकरण तुम्हें दे ही दी, और ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए पहले तो औसत वेग निकालो। औसत वेग हॉर्स में भी निकालना है, मिनट में भी निकालना है, सेकंड में भी निकालना है। और इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। देखो हमने तो सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हमें दे दे तो उस रासायनिक अभिक्रिया का हम अभिक्रिया वेग समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम अभिक्रिया वेग समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए बताओ। इसका 2 का व्युत्क्रम क्या कर दूँ, 1/2। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर 4 का व्युत्क्रम क्या कर दूँ, 1/4। NO2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, बराबर O2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अरे इतना तो जानते हैं हम। अगर ये जानते हैं तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले तो औसत वेग की गणना करवा रहा है, तो यही तो है अभिक्रिया वेग, औसत वेग। और हमें किसकी सांद्रता दी हुई है, N2O5 की। तो हम इसको बराबर रख देंगे दोनों को कि अभिक्रिया वेग, इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया वेग इसके भी बराबर है, अभिक्रिया वेग इसके भी बराबर है, और अभिक्रिया वेग इसके भी बराबर है। यदि हमें ऑक्सीजन की सांद्रता परिवर्तन देता तो हम अभिक्रिया वेग को इसके बराबर रख देते। यदि हमें NO2 की सांद्रता में परिवर्तन देता तो हम अभिक्रिया वेग को इसके बराबर रख देते। लेकिन हमें तो किसके साथ दे रखा है, N2O5 की सांद्रता दी हुई है। तो N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये समीकरण हमारे पास बन गया। तो अभिक्रिया वेग हम इसका किस प्रकार से निकालेंगे,
इसका मतलब क्या होगा, -1/2 और N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन, इसका मतलब यही तो हुआ, N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो हमें सांद्रता दी हुई है कि पहले इतनी थी बाद में इतनी हो गई, तो हम इसका परिवर्तन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अंतिम सांद्रता रखते हैं। बताओ अंतिम सांद्रता लास्ट में कितनी हो गई थी इसकी, 3.06, और प्रारंभ में कितनी थी इसकी, 3.31, और इस परिवर्तन में कितना समय लगा, 172 मिनट का। क्या दिक्कत आई हमें ये बताओ। घटाओ इसको, 3.31 में से 3.06 बचेगा, जो माइनस में बचेगा, कितना बचा हमारे पास, इसके आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। अभिक्रिया वेग या औसत वेग बराबर 3.06 में से 3.31 गए तो 25 और 6 31 होता है, मतलब हमारे पास बचा 0.25 बचेगा। माइनस का 1/2 गुणा में ऊपर बचा माइनस के 0.25 और अपॉन में 172, यही बचा। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऊपर आ गया 0.25 और नीचे 2 × 172, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जो हमारा ये आंसर आएगा अभिक्रिया वेग का, वो किस में आएगा बताओ, मिनट में, क्योंकि हमने यहाँ पर मान किस में रखा है, मिनट में। यदि इसे सेकंड में लिख देते तो हमारा आंसर किस में आ जाता, सेकंड में। तो सेकंड में करने के लिए 172 को किससे गुणा कर देते हैं, 60 से। और यदि इसे घंटे में लिखते हम तो इसमें 60 का क्या दे देते, भाग दे देते। तो इस प्रकार से हम घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में, तीनों में औसत वेग की क्या कर सकते हैं, गणना। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक सोल्व हुआ। तो मैंने यहाँ जो आंसर आपको बताया है वो आपका आएगा किस में आएगा, मिनट में। तो आपको इसको तीनों में परिवर्तित करके लिखना है, घंटे में भी परिवर्तित करोगे, सेकंड में भी परिवर्तित करोगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है, वो क्वेश्चन अभी पहले इसको यहाँ तक नोट करो, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। परिवर्तित करो इसे घंटे में और सेकंड में भी। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ आएगा, इसे सॉल्व करने पर 1.76 × 10⁻⁻⁴ मॉल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, मिनट में है ये आंसर। अब इसको तुम घंटे में और इसमें चेंज कर लेना, सेकंड में, 60 से डिवाइड करके और 60 से मल्टीप्लाई करके। अब इसी में मैं दूसरे क्वेश्चन का आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आगे इसी के अंदर पूछा है कि इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, आपके पास इसकी वैल्यू है, अरे इसकी वैल्यू आ गई ना 1/2 dN2O5 dt की, या मैं कह दूँगा आपके पास अभिक्रिया का वेग आ गया। तो आप NO2 के उत्पादन की दर ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभिक्रिया वेग तुम्हारे पास आ गया है। तो अब की बार इस अभिक्रिया वेग को किसके बराबर रख दोगे, dNO2 अपॉन, क्योंकि उत्पादन की दर क्यों कहा, क्योंकि ये NO2 यहाँ क्या है, उत्पाद है, तो ये उत्पादन की दर है, ठीक है। तो हमें NO2 के उत्पादन की दर निकालनी है, मतलब हमें इसका मान निकालना है। तो अब की बार हम क्या कर देंगे, तो इसी के आगे मैं इसी में क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ आगे। अब की बार हम क्या कर देंगे कि अभिक्रिया वेग को या उत्पादन की दर हमारे पास थी 1/4 dNO2 अपॉन के क्या dt, और इसको हमने किसके बराबर लिख दिया, अभिक्रिया वेग के। और अभिक्रिया वेग हमारे पास कितना आ गया बता दो, 1/4 dNO2 अपॉन के dt बराबर अभिक्रिया वेग हमने निकाल लिया कितना, 1.76 × 10⁻⁻⁴।
अब हमें केवल dNO2/dt का मान निकालना है, तो 1/4 को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 1/4 को दूसरी तरफ भेजा तो हमारे पास ये ऊपर यहाँ कर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1.76 × 10⁻⁻⁴। अब इसे सोल्व कर लेना, वही आंसर जो ये रहेगा मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे किसके उत्पादन की दर आ जाएगी, NO2 के उत्पादन की दर। तो ये क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल देखा। इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल्स है जिनकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।